हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मोहित पटेल। क्या हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है? हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादा ज़रूरी है या लाइफ इंश्योरेंस? कितनी अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए? इंडिविजुअल पर्सन का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या फिर फैमिली फ्लोटर प्लान लेना चाहिए? हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मोहित पटेल, ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रैक्टिसिंग एट मधुबन ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट केयर सेंटर, सोलारिस रॉयस, अठवा गेट, सूरत। क्या हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है? यस, डेफिनेटली हेल्थ इंश्योरेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। कई लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादा ज़रूरी है या लाइफ इंश्योरेंस। वैसे देखा जाए तो दोनों चीज़ ज़रूरी है, पर उसमें से फर्स्ट हमें क्या प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, इसलिए कि हम बीमार होने के चांसेस लाइफ में ज़्यादा रहते हैं और जो डेथ रिलेटेड इवेंट्स होती है वो भी पॉसिबल है, पर उससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि हम इलनेस या तो बीमार होने के चांसेस ज़्यादा है। तो फर्स्ट हमेशा प्रायोरिटी हेल्थ इंश्योरेंस होनी ही चाहिए। उसके साथ साथ बाद में लाइफ इंश्योरेंस भी उतना ही ज़रूरी है कि भाई हमारी लाइफ एंड होने के बाद जो भी लाइबिलिटीज़ हमारे ऊपर है वो एटलीस्ट थोड़ी हेल्प हमारे नेक्स्ट जनरेशन या तो हमारे स्पाउस को मिले कि जिससे सडनली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनको इमीडिएटली फेस ना करना पड़े। पर अभी आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में और कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो जनरली जब हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तब उतने डिटेल्स में हम वो सब पॉइंट्स नहीं देखते हैं और स्टार्ट कर देते हैं, पर जब हम कुछ क्लेम करते हैं तब वो सब पॉइंट्स जब पहली बार जब हमें पता चलता है तो काफ़ी कुछ उसमें हमें नाराज़गी रहती है कि भाई ये सब कवर होना चाहिए था या तो ये अभी पहली बार पता चला। तो कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान में रख के उसके हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट रहता है कि कितनी अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा कहाँ पे हम रहते हैं। हमारा सिटी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है या छोटा है, हम मेट्रोज में रहते हैं, उस हिसाब से 3 लैक्स, 5 लैक्स, 10 लैक्स, 15 लैक्स, 25 लैक्स, 51 CR तक के भी या तो उससे ऊपर के भी हेल्थ इंश्योरेंस की लिमिट्स होती है। पर जनरली जस्ट ये ऑब्जर्व करते हैं कि छोटे टाउन में रहते हैं तो 3 to 5 लैक्स का इंश्योरेंस भी इनफ है और बड़े टाउन में है तो 10, 15 या तो 20 लैक्स तक का इंश्योरेंस हम रख सकते हैं। इंडिविजुअल पर्सन का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या फिर फैमिली फ्लोटर प्लान लेना चाहिए, तो उसमें ज़्यादा बेटर है कि न्यूक्लियर फैमिली है तो फैमिली फ्लोटर प्लान ज़्यादा बेटर है कि यदि हस्बैंड वाइफ और 2 किड्स ओवरऑल फैमिली के लिए यदि 10 या 15 लैक्स का कवर हो तो इसमें से कोई भी एक इंसान भी यदि बीमार होता है तो उनको अप टू 10 या 15 लैक्स तक का कवर मिलता है। दूसरी एक टर्मिनोलॉजी ये रहती है कि को पेमेंट, ये क्लॉज भी कभी कभार पेशेंट्स को नहीं पता होता है या तो जनरल लोगों को नहीं पता होता है। को पेमेंट का मतलब ये रहता है कि जो टोटल क्लेम करेंगे, जो टोटल बिल है उसमें से सर्टेन अमाउंट्स पेशेंट को पे करना है। तो को पेमेंट का क्लॉज यदि ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। कभी कभार ओल्डर पीपल में जब पॉलिसी नहीं मिलती है तो को पेमेंट के साथ भी, वो क्लोज के साथ भी हम पॉलिसी मतलब लेते हैं, पर जनरली यंगर पीपल्स में को पेमेंट वाली क्लोज ना हो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मेनली हम ये सब जो हेल्थ इंश्योरेंस लेने का जो पर्पज़ यही रहता है कि कुछ ऐसे कुछ हेल्थ बीमारीज जब आए तब हमारी जगह पे कंपनीज ये सब बिल पे करे, तो उसमें से थोड़ा सा पोर्शन वापस से हमें पे करना और हमारे ऊपर बर्डन लेना वो थोड़ा सही पॉइंट नहीं है। तो जब तक पॉसिबल है तब तक को पेमेंट अवॉइड कर सकते हैं। फिर एक ये भी पॉइंट्स प्री एग्जिस्टिंग जो डिसीज रहता है वो सब के बारे में भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, कई लोगों को ये सब नहीं पता होता है। जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज रहता है उसमें हर एक कंपनी का कुछ वेटिंग पीरियड रहता है, जैसे कि 3 इयर्स 4 इयर्स तक वो सब डिसीज के रिगार्डिंग जो भी कॉम्प्लिकेशंस या उसकी सर्जरीज वो सब कवर नहीं होती है। तो वो भी हमें एक ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि भी कुछ बीमारी अभी डायग्नोस हुई है और तुरंत हम हेल्थ इंश्योरेंस ले और 3-4 महीने के बाद उसकी सर्जरी करवाए, पर हो सकता है वो सब क्लेम रिजेक्ट भी हो। उसके बाद एक ये भी पॉइंट कि भाई रूम कैपिंग या तो जो सब लिमिट्स है उसके रिगार्डिंग भी ध्यान में रखना चाहिए कि जितने अमाउंट की हमारी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है उस हिसाब से रूम कैपिंग रहते हैं। जनरली 1% के आसपास रहता है कि जैसे 3 लैक्स की पॉलिसी हो तो उसमें 3000 तक का रूम कैपिंग रहता है।
और 10 लैक्स की पॉलिसी में 10,000 तक का रूम कैपिंग। तो उसके हिसाब से भी यदि हमारी जो रूम की जो अवेलेबिलिटी है उसके हायर साइड के हम रूम सिलेक्ट करेंगे तो रूम के चार्जेस के साथ साथ हर एक वही लाइन में हर एक बिल्स के बाकी सब चीज़ों में भी उस हिसाब से डिडक्शन होता है, तो वो भी एक पॉइंट ध्यान रखना है। फिर ये भी एक होता है कि कुछ एक्सक्लूजन भी रहते हैं, कुछ बीमारियां या तो कुछ चीज़ें जैसे कि डेंटल ट्रीटमेंट्स है या फिर प्रेगनेंसी है या फिर कॉस्मेटिक सर्जरीज है, वैसे भी कुछ लिस्ट होता है कि जो चीज़ें कवर नहीं करती है या तो कुछ अलग से राइडर्स वो सब एड ऑन होते हैं तभी वो सब चीज़ें कवर होती है। तो वो भी अपनी बीमारियों के हिसाब से या तो हमारे जो भी प्लानिंग्स रहते हैं जैसे कि फैमिली प्लानिंग्स ये वो सब, तो वो सब पॉइंट्स को भी कंसिडर करके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्ट करनी चाहिए। फिर ये भी एक ध्यान में रखना होता है कि हर एक इंश्योरेंस कंपनीज जो भी हम एडमिट होते हैं उसके कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद तक के जो भी बिल्स वगैरह होते हैं वो सब क्लेम करते हैं, सेटल करते हैं, ताकि ये जैसे कि कुछ ऑपरेशन हो तो उसके पहले के कुछ इन्वेस्टिगेशंस हुआ हो, एमआरआई हुआ, ब्लड रिपोर्ट्स हो, और या तो ऑपरेशन के बाद की जो फिजियोथेरापीज ली गई हो या ड्रेसिंग या ये सब, तो वो सब भी चार्ज कवर करते हैं। तो वो भी जानना जरूरी है कि कितने दिन पहले का और कितने दिन बाद का भी हमें अमाउंट्स वो सब हम क्लेम कर सकते हैं। फिर डे केयर सर्जरीज भी इंक्लूड होती है, तो वो भी हमें देखना चाहिए कि हमारी पॉलिसी में हमारी कंपनी जो सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी पॉलिसी में कौन कौन सी डे केयर सर्जरीज इंक्लूड हो रही है, कि जिसमें कंपलसरी हमें कुछ छोटी प्रोसीजर के लिए 24 आवर्स तक एडमिट ना रहना पड़े और ये सब डे केयर प्रोसीजर्स भी कवर हो जाए। तो ये सब पॉइंट्स को देखकर हमें डिसाइड करना चाहिए कि, और सिर्फ यही एक ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइस का ही फैक्टर हम देखें कि प्राइस प्रीमियम की अभी किसमें सबसे कम है, वही देख के ही सब कुछ डिसीजन ना लिया जाए, पर बाकी ये सब फैक्टर्स को भी देखा जाए। और प्राइस में भी एक ये भी पॉइंट देखना चाहिए कि जो हमारी अभी एज, जैसे अभी 35 ईयर की एज है, तो साथ में ये भी हमें पूछना चाहिए कि यदि मेरी अभी की एज 45 रहती या 55 रहती तो अभी मेरा प्रीमियम कितना रहता है, वो भी हम दूसरे कंपनीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं। कभी कभार कुछ कंपनीज का इनिशियल एज में प्रीमियम काफ़ी कम दिखता है और हम वो स्टार्ट कर देते हैं, पर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो प्रीमियम काफ़ी बढ़ता जाता है कंपेयर टू दूसरे कंपनी। तो वो सब बाद की एज में हमारे क्या प्रीमियम रहने वाला है वो सब भी पहले हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट्स के बेस पे हम पॉलिसी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कंपनी के बारे में भी हमें देखना चाहिए, तो वो हम जैसे कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है, क्लेम टू कंप्लेन डेटा क्या है कि भाई कितने क्लेम आए हैं, उसके सामने कितनी कंप्लेंट्स आई है। क्लेम टू सेटलमेंट रेशियो का मतलब ये है कि भाई कितने क्लेम्स में से कितने सेटलमेंट हुए हैं, तो वो सब भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई हम पॉलिसी स्टार्ट करें और एक्चुअली जब ज़रूरत पड़े तब कंपनीज का इंटेंशन ऐसा रहे कि भाई कुछ ना कुछ कारण से क्लेम को रिजेक्ट करें। तो ये सब पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो राइडर्स के रूप में एड ऑन होते हैं वो सब चीज़ें भी हमें, यदि हम वो सब भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस कवर भी ऐड ऑन करा सकते हैं। इसके अलावा एक्सीडेंटल पॉलिसी भी कवर करनी चाहिए कि भाई यदि कुछ हम एक्सीडेंट वगैरह होते हैं और पार्शियल या तो परमानेंट डिसेबिलिटीज़ डेवलप होती है तो वो सब भी कवर होनी चाहिए। तो बेस्ड ऑन ये सब पॉइंट्स हम हमारे लिए और हमारे फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस सिलेक्ट कर सकते हैं।